हेलो एवरीवन। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास +1 का लेक्चर 1, जिसमें हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 जो कि है द लिविंग वर्ल्ड, जिसमें हम मेनली लिविंग थिंग्स और लिविंग प्रोसेसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी की क्या डेफिनेशन हो सकती है? बायोलॉजी द साइंस ऑफ life and life processes। चैप्टर को शुरू करने से पहले हम जानते हैं बायोलॉजी की डेफिनेशन। बायोलॉजी यानी कि बायो प्लस लॉजी। बायो होती है लिविंग थिंग्स एंड लॉजी होती है साइंस और स्टडी। तो बायोलॉजी की डेफिनेशन होगी द साइंस ऑफ लाइफ एंड लाइफ प्रोसेसेस। तो इस पूरे चैप्टर में हम लिविंग थिंग्स और लिविंग प्रोसेसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसमें जो वर्ड है लाइफ, उसका क्या मतलब है? तो अब हम डिस्कस करते हैं लाइफ का मीनिंग। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ions and molecules बट इसमें एक इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स ये सिर्फ लिविंग थिंग्स की ही नहीं बल्कि नॉन लिविंग थिंग्स की भी प्रॉपर्टी होती है। लेकिन लाइफ हम किसको बोलेंगे? जब ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन आयंस और मॉलिक्यूल्स का लाइफ प्रोसेसेस में हेल्प करता है, यानी कि कोई भी फिजिकल प्रोसेस ये परफॉर्म करते हैं, उस टाइम हम इस चीज को बोलते हैं लाइफ। यानी कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स विच परफॉर्म फिजिकल प्रोसेसेस दिस इज कॉल्ड लाइफ। तो ये ध्यान से देख लीजिए। बायोलॉजी की क्या डेफिनेशन होगी? द साइंस ऑफ लाइफ एंड लाइफ प्रोसेसेस। यानी कि जो पूरा का पूरा चैप्टर है वो इस चीज पे बेस है कि इसमें हम स्टडी करेंगे लाइफ एंड लाइफ प्रोसेसेस के बारे में। तो लाइफ क्या होती है? लाइफ होती है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स विच परफॉर्म फिजिकल प्रोसेसेस। जैसे कि हम जो भी लाइफ प्रोसेसेस होती हैं, जैसे मेटाबॉलिज्म हो गया, डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ये जो आयंस और मॉलिक्यूल्स जो ये चीज परफॉर्म करते हैं उसको हम बोलते हैं लाइफ। तो यहां तक क्लियर है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी हम किसको बोलेंगे? जैसे कि हम अपने आसपास बहुत सारे प्लांट्स देखते हैं, एनिमल्स देखते हैं, ह्यूमन बींग्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए। तो एक वाइड वेराइटी ऑफ एनिमल्स या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो भी होता है, इस वेराइटी को हम साइंस की लैंग्वेज में बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। क्लियर? तो अगर आप ये नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक होगा डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। हम अपने आसपास लिविंग थिंग्स भी देखते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स भी देखते हैं। हम बोल देते हैं, जैसे आपके पास हो गया टेबल हो गया, लैपटॉप हो गया, आपका मोबाइल फोन हो गया, हम इनको बोल देते हैं नॉन लिविंग थिंग्स। हम हो गए ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स हो गए, हम उनको बोलते हैं लिविंग थिंग्स। लेकिन इन लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स को हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं वो अब हम पढ़ेंगे। यानी कि लिविंग थिंग्स की वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो उनको नॉन लिविंग थिंग्स से अलग करती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स।
यानी कि फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक होगी लिविंग थिंग्स की एक डेफिनेट शेप, डेफिनेट शेप एंड साइज। All living organisms have a definite shape and size। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ये होती है, यानी कि जो भी हम लिविंग थिंग्स देखते हैं उनकी एक पर्टिकुलर शेप होती है, एक साइज होती है, और उसी शेप और साइज के कारण हम लिविंग थिंग्स को बोलते हैं मोर्फस। लिविंग थिंग्स क्या हो गए? Morphous, and non-living things are amorphous। क्लियर? मोर्फस का मीनिंग होता है मोर्फोलॉजिकल फॉर्म्स, यानी कि लिविंग थिंग्स के पास मोर्फोलॉजिकल फॉर्म होती है, एक पर्टिकुलर शेप और साइज होता है जिसके कारण हम इनको बोलते हैं मोर्फस। और इसके अलावा नॉन लिविंग थिंग्स जिनके पास कोई भी मोर्फोलॉजिकल शेप और साइज नहीं होता, हम उसको बोलते हैं नॉन लिविंग थिंग्स। क्लियर? अब हम सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं, ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे पहले हम जानते हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में, यानी कि आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सेल्स से शुरू होते हैं, यानी कि लिविंग थिंग्स के अंदर सेल्स होती हैं। सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यू, देन टिश्यू सिस्टम, ऑर्गन्स, ऑर्गेनाइजेशन। तो इसी सिस्टम को, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि लिविंग थिंग्स जो होती हैं उन पे होता है सेल। सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि लिविंग थिंग्स में जो बेसिक यूनिट होती है उसको हम बोलते हैं सेल। सेल जो लिविंग थिंग्स होती हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनकी होती है बेसिक यूनिट। सेल के बाद बनता है टिश्यू। टिश्यू मिलकर बनाते हैं ऑर्गन, और ऑर्गन मिलकर बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। इसी फॉर्मेशन, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जब सेल्स होते हैं, एक सिंगल सेल होता है, उसके बाद वो टिश्यू फॉर्मेशन करता है, टिश्यू के बाद ऑर्गन बनता है, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम। ये ऑर्गेनाइजेशन लिविंग थिंग्स की सबसे मेन प्रॉपर्टी होती है। यानी कि अगर हम देखें, नॉन लिविंग थिंग्स में कोई सेल्स मौजूद नहीं होती। हम वायरस का एग्जाम्पल ले सकते हैं। वायरस ए सेलुलर होता है, इसीलिए हम उसको कंसिडर नहीं करते लिविंग थिंग्स में, वो नॉन लिविंग थिंग्स में आते हैं। एक इसका एक एग्जाम्पल हम और भी ले सकते हैं। मान लीजिए हमने जैसे कुछ भी हमने पहले पढ़ा था, लाइफ के अंदर पढ़ा था कि भाई लाइफ एक ऑर्गेनाइजेशन होती है आयंस और मॉलिक्यूल्स की। अगर हम आयंस और मॉलिक्यूल्स को लैब कंडीशंस में लेके रखते हैं, मतलब जैसे हमारे अंदर कार्बन होता है और सारे मॉलिक्यूल्स मिलके लिविंग थिंग्स को बनाते हैं, तो अगर हम वो सारे आयंस और मॉलिक्यूल्स लैब में लेके रख देते हैं, बिना किसी कंडीशंस के हम उससे कोई भी ऑर्गेनिजम्स फॉर्मेशन नहीं कर सकते। तो इसी चीज को बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन, और यही लाइफ का मेन कैरेक्टरिस्टिक होता है। ऑल क्लियर यहां तक? अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ग्रोथ। ग्रोथ हम किसको बोलते हैं? ग्रोथ होता है एक परमानेंट और इरिवर्सिबल चेंज, परमानेंट एंड इरिवर्सिबल चेंज इन द साइज ऑफ अ सेल और अ टिश्यू, ऑर्गन, एवरीथिंग। इसी को हम बोलते हैं ग्रोथ। ओके, व्हाट इज ग्रोथ? ग्रोथ इज permanent and irreversible
change in the size of cell etc. इसमें हम बोल सकते हैं कि ग्रोथ होती है वो परमानेंट और इरिवर्सिबल चेंज इन द साइज ऑफ अ सेल। अगर सेल के साइज में अगर चेंजेस होते हैं जो कि इरिवर्सिबल होते हैं, यानी कि वो वापस कन्वर्ट नहीं हो सकते, वो एक डायरेक्शन में ही चेंजेस होंगे, तो उसको हम बोलते हैं ग्रोथ। और अगर यहाँ सेल आ गया तो इसका मतलब पूरा ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो जैसे साइज ऑफ अ सेल, साइज ऑफ अ टिश्यू, size of a organ, size of a organ system, and completely changes in the size of an organism. This is called growth. I repeat, growth is the permanent and irreversible change in the size of cell, tissue, organ system, and completely an organism. This is called growth and this is the characteristic of a living thing. यानी कि ग्रोथ, ये सारे चेंजेस जिन भी ऑर्गेनिजम्स में या जिन भी थिंग्स में होते हैं, हम उनको बोलते हैं लिविंग थिंग्स, राइट। क्लियर? यहां तक क्लियर है? तो अब हम देखते हैं ग्रोथ। ग्रोथ होती है किस चीज के थ्रू? सेल डिवीजन, यानी कि चेंजेस इन द साइज ऑफ अ सेल। सेल टिश्यू कैसे बनता है? सेल डिवीजन के थ्रू। जब सेल डिवाइड करती हैं तो सेल इंक्रीज होते हैं, सेल नंबर इंक्रीज होते हैं, सेल नंबर इंक्रीज होंगे तो टिश्यू फॉर्मेशन होगी, राइट। एनलार्जमेंट, सेल डिवीजन, सेल एनलार्जमेंट, यानी कि कुछ हमारी सेल्स ऐसी होती हैं जो एनलार्ज करती हैं, मतलब वो कंटिन्यूसली बढ़ती जाती हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं सेल एनलार्जमेंट। और सेल एनलार्जमेंट भी एक बेस होता है ग्रोथ के लिए। इसके अलावा होता है सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिफरेंशिएशन, ये जो तीन होते हैं ये ग्रोथ के बेस होते हैं, यानी कि सेल डिवीजन, सेल एनलार्जमेंट एंड सेल डिफरेंशिएशन, इन तीनों के थ्रू होती है ग्रोथ। और ग्रोथ क्या होती है? परमानेंट एंड इरिवर्सिबल चेंज इन द साइज ऑफ सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम एंड कंप्लीटली एन ऑर्गेनिज्म, राइट। अच्छा, अब ग्रोथ में ही हम एक चीज और समझते हैं। ग्रोथ होती है हमारे अंदर, ह्यूमंस के अंदर होती है, प्लांट्स के अंदर होती है, एनिमल्स के अंदर होती है, यानी कि हर एक लिविंग थिंग के अंदर ग्रोथ होती है। लेकिन जैसे हमारी ग्रोथ एक लिमिटेड टाइम तक होती है ह्यूमंस में एक एज होती है, उस तक लिमिटेड होती है कि भाई ग्रोथ हो गई, सेल एनलार्जमेंट हो गया। लेकिन प्लांट्स में ये ग्रोथ कंटिन्यूसली चलती रहती है, जब तक उनका लाइफ स्पेन होता है उनकी ग्रोथ होती रहती है, चाहे वो सेल डिवीजन के थ्रू हो, सेल एनलार्जमेंट के थ्रू हो या सेल डिफरेंशिएशन के थ्रू हो, राइट। इनकी भी सेल, जैसे सेल डिवीजन की भी कुछ प्रोसेसेस होती हैं, राइट, माइटोसिस एंड मियोसिस, जो हम आगे चैप्टर्स में कंटिन्यूसली रीड करेंगे। ओके, तो ग्रोथ क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। Reproduction is the biological process by which new organisms are produced from their
parent or parents. Reproduction. It is that biological process by which new organisms are produced from their parent or parents. यानी कि रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस होती है जिसमें न्यू ऑर्गेनिजम्स और न्यू ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम देयर पेरेंट सेल्स और पेरेंट्स. क्लियर? रिप्रोडक्शन 2 टाइप्स का होता है. रिप्रोडक्शन is of 2 types. First one is sexual reproduction and second one is asexual reproduction. ये 2 टाइप्स के रिप्रोडक्शन होते हैं, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. बाकी डिटेल में हम नेक्स्ट चैप्टर्स में इसको रीड करेंगे कि भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं, जैसे कि ह्यूमंस में होते हैं. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस कौन से होते हैं, जैसे कि बैक्टीरियाज में होते हैं, प्रोटोजोन्स में होते हैं. ओके, तो यहाँ तक क्लियर है रिप्रोडक्शन. जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक होती है लिविंग थिंग्स की वो होती है मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म हम बोल सकते हैं कि जो मेन कैरेक्टरिस्टिक होती है जिससे हम डिफरेंशिएट करते हैं लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स को, वो होती है मेटाबॉलिज्म. ओके, मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म जैसे लिविंग थिंग्स में अब जैसे हमने डिस्कस किया था कि इस सेल से बन के लिविंग थिंग्स बनी होती हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स बने होते हैं. तो मेटाबॉलिज्म जैसे वो सेल्स होते हैं, उन सेल्स के ही अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, जैसे केमिकल रिएक्शंस होती हैं. उन केमिकल रिएक्शंस को, उन प्रोसेसेस को हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म. क्लियर? तो मेटाबॉलिज्म क्या होगा? द केमिकल प्रोसेसेस within the cells is called metabolism. केमिकल प्रोसेसेस या फिर हम बोल सकते हैं केमिकल रिएक्शंस जो सेल्स के अंदर होती हैं, हम उनको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म. जैसे हो गया, हम बोल सकते हैं रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, ये सब क्या होती हैं? ये केमिकल रिएक्शंस के थ्रू होते हैं मेनली. जैसे डाइजेशन हो गया, अच्छा रेस्पिरेशन हो गया, ये सब होते हैं मेटाबॉलिज्म के अंडर आते हैं ये. ओके, मेटाबॉलिज्म. नेक्स्ट मेटाबॉलिज्म होते हैं 2 टाइप्स का. मेटाबॉलिज्म इज ऑफ 2 टाइप्स. वन इज एनाबॉलिज्म and second is catabolism. Okay, metabolism is of 2 types, anabolism and catabolism. Anabolism हम किसको बोलते हैं? These are biochemical reaction concerned with the building of. These are biochemical reaction concerned with the building of. यानी कि एनाबॉलिज्म में क्या होता है? सिंथेसिस. और कैटाबॉलिज्म में हम बोल सकते हैं क्या होता है? ब्रेक डाउन. ये एनाबॉलिज्म में होती है सिंथेसिस, ब्रेक, और कैटाबॉलिज्म में होता है ब्रेक डाउन. अगर सिंथेसिस होगी तो उसमें हमें होगी एनर्जी की रिक्वायरमेंट, तो इसमें आएगी एनर्जी रिक्वायर्ड. और जब ब्रेक डाउन होगा तो उसमें होगी एनर्जी रिलीज. ओके, तो ये 2 टाइप्स के मेटाबॉलिज्म होते हैं. मेटाबॉलिज्म क्या होता है?
The chemical processes within the cell is called metabolism. Metabolism is of two types. One is anabolism, which is mainly related to synthesis and in which energy is required for the synthesis. And second one is catabolism, which is related to breakdown. If breakdown take place, then energy release. अच्छा, इसमें जैसे एनर्जी रिक्वायर्ड हो गया या फिर इसमें एनर्जी रिलीज हो गया, तो ये किन के बीच में होते हैं? सिंथेसिस किस चीज़ की, ब्रेकडाउन किस चीज़ की? तो ये जो दोनों चीज़ होती हैं, ये होती हैं बायोकेमिकल प्रोसेसेस के अंडर. ओके, सिंथेसिस बायोकेमिकल प्रोसेसेस में एनर्जी रिक्वायर्ड एंड कैटाबोलिज्म ब्रेकडाउन इन केमिकल प्रोसेसेस, इन देयर एनर्जी इज रिलीज्ड. ओके, क्लियर यहाँ तक? अच्छा, अब इनके एग्जांपल्स हम ले सकते हैं. अब हम एग्जाम्पल लेते हैं. सबसे पहले लेंगे एनाबोलिज्म. एनाबोलिज्म में हम एग्जाम्पल लेंगे फोटोसिंथेसिस का. फोटोसिंथेसिस जैसे कि 6CO2 प्लस 12H2O, लाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O. This is the reaction of photosynthesis. तो जैसे 6 molecules of carbon dioxide plus 12 molecules of water, light and chlorophyll की प्रेजेंस में क्या फॉर्मेशन हो गया? ग्लूकोज प्लस 6O2 प्लस 6H2. तो इसमें हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी. ओके, सेकेंड हो जाएगा कैटाबोलिज्म में हम एग्जाम्पल किसका लेंगे? रेस्पिरेशन का. रेस्पिरेशन की इसकी ऑपोजिट रिएक्शन हो जाएगी. C6H12O6 plus 6H2O. Then in the presence of enzymes, this glucose break down into carbon dioxide and water. Okay, plus energy will 6O2. तो energy is released in this process. Clear है यहाँ तक? नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक होती है लिविंग थिंग्स की इज होम्योस्टेसिस. होम्योस्टेसिस मेनली लिविंग थिंग्स की वो प्रॉपर्टी होती है जिसके थ्रू वे अपने इंटरनली, जैसे हमारा टेम्परेचर हो गया, एसिडिटी हो गया, इस चीज को जो वो रेगुलेट करते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं होम्योस्टेसिस. क्लियर है? होम्योस्टेसिस इट इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स रेगुलेट their internal conditions like temperature, acidity, etc. हम ह्यूमन बींग्स होते हैं, आप लोगों को पता होगा हमारी ह्यूमन बॉडी का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है,
ठीक है। तो वो जो प्रोसेस होती है, मतलब जो एबिलिटी होती है लिविंग थिंग्स की कि वो अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग जो इंटरनल कंडीशंस है उनको रेगुलेट कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं होम्योस्टेसिस। मेनली होता है इसमें टेम्परेचर हो गया, एसिडिटी हो गया, तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं होम्योस्टेसिस। और ये पर्टिकुलरली एक लिविंग थिंग्स की ही कैरेक्टरिस्टिक होती है जिसके थ्रू हम लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक होती है कॉन्शियसनेस, और वी कैन से रिस्पॉन्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स किसी भी स्टिमुलस के अगेंस्ट जब वो रिस्पॉन्स देते हैं तो उस प्रॉपर्टी को, उस कैरेक्टरिस्टिक को हम बोलते हैं कॉन्शियसनेस। जैसे हमने छुई मुई प्लांट देखा होगा, राइट, टच मी नॉट प्लांट, म्यूमिसा पुडिका उसको बोलते हैं। तो उसको जैसे ही हम टच करते हैं तो उसकी लीव्स कवर हो जाती हैं, यानी कि वो इतने स्टिमुलस के अगेंस्ट अपना रिस्पॉन्स देते हैं कि वो साथ साथ उसकी लीव्स क्लोज हो जाएंगी। ओके, तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं कॉन्शियसनेस। द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड अगेंस्ट a stimulus. Okay, the ability to respond against a stimulus, it is known as consciousness. Clear? कितना हो गया? 7। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है हीलिंग और रिपेयर। हीलिंग और रिपेयर हम किसको बोलते हैं? द एबिलिटी टू रिकवर एनी कट्स और वुंड्स। हम अपना एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगर ह्यूमन बॉडी पे कहीं भी कोई कट लग जाता है, कोई वुंड हो जाता है, तो उसके कुछ दिन के बाद वो ऑटोमेटिकली रिकवर हो जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं हीलिंग। और ये प्रॉपर्टी सिर्फ लिविंग थिंग्स के पास होती है, नॉन लिविंग थिंग्स के पास ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होती। तो हम इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं हीलिंग और रिपेयर के थ्रू भी। ओके, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है अडेप्टेशंस। अडेप्टेशन में जो वर्ड है एड, एड का मीनिंग है टूवर्ड्स और एक्ट का मीनिंग है एडजस्ट। तो अडेप्टेशंस वो चेंजेस हैं, द चेंजेस विच मेक एन ऑर्गेनिज्म suitable to adjust according to the environment. Adaptations, the changes which make an organism suitable to adjust according to the environment. तो अडेप्टेशन वे चेंजेस होते हैं जिसके थ्रू कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को सर्वाइव कर पाते हैं। तो वही चेंजेस, उनको हम बोलते हैं अडेप्टेशंस। नेक्स्ट हम बात करते हैं इवोल्यूशन की। इवोल्यूशन का मीनिंग होता है वेरिएशंस और चेंजेस। वे वेरिएशंस, द वेरिएशंस which leads to the evolution of new races। इवोल्यूशन हम बोलते हैं वेरिएशंस या चेंजेस को। वे वेरिएशन और चेंजेस
जो नई रेसेस यानी कि लिविंग बींग्स की न्यू रेसेस को इवोल्व करने में हेल्प करते हैं। ये जो इवोल्यूशन है वो मेनली होता है बाय द प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन का मीनिंग होता है कि नेचर उन्हीं ऑर्गेनिजम्स को सेलेक्ट करती है जो एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग सरवाइव कर पाते हैं। द लास्ट वन इज डेथ। डेथ क्या होती है? द परमानेंट एंड लास्ट टर्मिनल ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। डेथ होती है परमानेंट और लास्ट टर्मिनल ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यानी कि लाइफ साइकिल शुरू कहां से होती है? बर्थ से। देन फेज आता है अडल्ट फेज, देन आएगा ओल्ड एज एंड इट लीड्स टू डेथ। तो ये कंप्लीट लाइफ साइकिल है और डेथ इस लाइफ साइकिल का लास्ट और बिल्कुल परमानेंट टर्मिनल है। तो यहाँ पे ये सारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स फिनिश होती हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे सिस्टमैटिक्स को, उसमें आइडेंटिफाई करेंगे वेरियस स्पीशीज को। आइडेंटिफिकेशन के बाद होगी क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन के बाद नोमेनक्लेचर कि उनकी नेमिंग कैसे होती है, इंटरनेशनली उनको किस नेम से जानते हैं, एंड देन टेक्सोनोमी कि उनको अलग अलग किंगडम्स में कैसे डिवाइड करेंगे। तो ये सारे हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। आप तब तक ये कंप्लीट अपने रिवाइज कर लेना और जो भी डाउट्स वगैरह हैं वो कमेंट्स में डाल देना। मैं नेक्स्ट वीडियो में सारे डाउट्स भी क्लियर कर दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।